जंगल की उस मिट्टी में कुछ तो ऐसा दफन है जो सालों से जमीन के नीचे पड़ सड़ रहा था, मगर अब वो सड़न हवा में तैर रही है। और ये सड़न सिर्फ किसी कंकाल की नहीं बल्कि इंसानियत की लाश की है। ये कर्नाटक है, धर्मस्थला का एक शांत गांव जहां मंदिर की घंटियों को रोज बजती हैं, पर कोई ये नहीं जान पाया कि उन्हीं घंटियों के नीचे कब और कैसे दबी रह गईं औरतों की चीखें, बच्चों की सिसकियां और उन मासूमों के कंकाल जिन्हें दुनिया ने कभी ढूंढा ही नहीं। 6 अगस्त 2025 एसआईटी ने जब साइट नंबर 11A पर खुदाई की तो जमीन ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए। पहले दिन मिले सिर्फ हड्डियां, मगर दूसरे दिन नमक की बोरियां और फिर एक सफाई कर्मी की गवाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतना ही नहीं, उस सफाई कर्मी ने कहा कि मैंने 1995 से 2014 तक खुद अपने हाथों से दर्जनों लाशों को इसी जंगल में दफनाया है। और उनमें कई लड़कियां थीं, कई नाबालिग थीं जिनके जिस्मों पर जख्म थे और रूह पर भी। इस खुलासे ने जांच एजेंसियों के मानो रोंगटे खड़े कर दिए। एसआईटी प्रमुख डॉक्टर प्रणब मोहंती, डीआईजी अनुच्छेद और एसपी साइमन अब खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये महज कब्र की खुदाई नहीं है दोस्तों, एक राक्षसी सिस्टम की परतें उधेड़ने जैसा है। ये कोई एक संगठित नरसंहार था, एक मंदिर नगरी में भक्तों की भीड़ के पीछे कोई सीरियल किलर था, या फिर एक पवित्र स्थान की आड़ में कोई ऐसा गैंग सक्रिय था जिसने महिलाओं और बच्चों का शिकार किया और फिर उन्हें गुमनाम दफन कर दिया गया। फिलहाल खुदाई साइट 13 की ओर बढ़ रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और पूरे गांव में तनाव है। लोग डरे हुए हैं। मंदिर प्रशासन की भूमिका पर अब सवाल भी उठ रहे हैं और एक हाई प्रोफाइल परिवार पर उंगलियां तक अब इस मामले में उठाई जा रही हैं। आपको मैं बता दूं, इस केस में मीडिया पर भी एक अलग तरीके का प्रेशर डाला गया कि वो खबरें ना दिखाए, और ये भी बाकायदा कोर्ट तक बात पहुंची थी। तो इस बारे में भी आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कर्नाटक के धर्मस्थला में सामूहिक दफन मामले की जांच अब पूरी तरह विशेष जांच दल यानी एसआईटी को दे दी गई है। यह मामला पूरे देश में सनसनी फैला रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 211A के तहत अपराध संख्या 39/2025 दर्ज किया गया था। इसे 19 जुलाई 2025 को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी को सौंपा गया था, जिसे बुधवार को बताया गया है कि एसआईटी ने 6 अगस्त को धर्मस्थला स्थित जो स्थल संख्या 11A पर खुदाई का काम पूरा किया। सोमवार को इसी जगह से कंकाल के अवशेष मिले थे और बुधवार को जब खुदाई आगे बढ़ी तो यहां से नमक की बोरियां बरामद हुई। इतना ही नहीं, आज तक .in की खबर के मुताबिक इन्हें शवों को जल्दी गलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो सकता है। खुदाई अभियान खत्म करने के बाद इस पूरे मामले पर एसआईटी टीम शिकायतकर्ता के साथ कड़ी सुरक्षा में जो बेलटांगड़ी कार्यालय अपने जो है वहां पे लौटी। शिकायतकर्ता और गवाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी अलग गाड़ियों से वहां पर पहुंचे। एसआईटी प्रमुख डॉक्टर प्रणब मोहंती, डीआईजी अनुच्छेद और एसपी सीए साइमन खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, कि गुरुवार को साइट नंबर 11A पर तलाशी अभियान जारी रहेगा। यहां बिखरे हुए कई कंकाल मिले हैं, इसलिए खुदाई प्रक्रिया आगे भी चलेगी। उसके बाद टीम साइट 13 पर खुदाई शुरू करेगी। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ दोस्तों तब आया जब एसआईटी टीम के साथ शिकायतकर्ता खुद जंगल में गया। सूत्रों के मुताबिक ये व्यक्ति पूर्व सफाई कर्मी है। उसने आरोप लगाया है कि 1995 से 2014 के बीच उसने कई शवों को दफनाने के लिए उसे मजबूर किया गया था। उसके अनुसार इन लाशों में महिलाएं और नाबालिगों के शव भी थे। कई पर यौन उत्पीड़न के निशान दिखाई देते थे। शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी बाकायदा दर्ज कराया है और नई साइट पर भी भारी मशीनरी और जो लेबर हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि खुदाई अच्छे से हो सके। फॉरेंसिक विशेषज्ञ पूरे इलाके का विस्तृत सर्वे करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एसआईटी के अधिकारी ताज़ा घटनाक्रम पर खुलकर अभी वैसे कुछ नहीं कह रहे हैं। आज तक .in की खबर की माने तो ये पूरे मामले में जो जांच है
उसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तरीके से देखा जा रहा है। पिछले 2 दशकों में धर्मस्थला में सामूहिक हत्या और दफनाने के आरोप के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। इस बीच धर्मस्थला गांव में माहौल तनावपूर्ण है। मंदिर प्रशासन और समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की हालात बन गए हैं। दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हालात काबू में रखने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी भी अब शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, एक यूट्यूबर के बिग बॉस प्रतियोगी को लेकर पीड़ित सौजन्या के घर पहुंचने पर तनाव ज़्यादा बढ़ गया। वहीं इस केस में खबर दिखाने पर रोक लगाने का भी मामला सामने आया था। असल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की एक दीवानी अदालत द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें यूट्यूब चैनलों समेत मीडिया मंचों को पिछले 2 दशकों में धर्मस्थला में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और हत्या के पीड़ितों को सामूहिक रूप से दफनाने की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को मामले पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए यूट्यूब चैनल कुडली रैम्पेज द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 8 जुलाई को जारी एक ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। दीवानी अदालत ने पहले के आदेश में धर्मस्थला मंजुनाथ स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले परिवार को लक्षित करने वाली किसी भी अपमानजनक सामग्री से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निचली अदालत द्वारा जारी एक पक्षीय जो पूरा मामला है वो निरस्त की जाती है और नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को सक्षम अदालत के पास जो है भेजा जाता है। निचली अदालत इस आदेश में निहित निर्देशों और टिप्पणियों को ध्यान में रखे। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने मामले के दीवानी या फौजदारी पहलुओं पर या पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और प्रतिवादों पर कोई रुख नहीं अपनाया है। निचली अदालत ने इस मामले पर बिना देरी किए हुए निर्णय देने को कहा गया है। धर्मस्थला धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई हर्षेंद्र कुमार डी ने निचली अदालत से ये आदेश प्राप्त किया था। कुमार ने समाचारों, सोशल मीडिया सामग्री और वीडियो वाले 8000 से ज़्यादा डिजिटल लिंक हटाने का अनुरोध किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये उनके परिवार और मंदिर प्रशासन के लिए अपमानजनक है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुडला रैम्पेज के वकील ए वेलन ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर बताया। वेलन ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न केवल एक फैसला सुनाया है, बल्कि इसने हमारे लोकतंत्र की आधारशिला को फिर से स्थापित किया है। लेकिन दोस्तों, इन सब में शायद सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर शिकायतकर्ता की कहानी सच है तो पिछले 30 सालों से ये सामूहिक दफन क्यों नहीं दिखा किसी को? साथ ही साथ, और क्या ये सचमुच महज एक सफाई कर्मी की कल्पना है या फिर इतिहास का सबसे डरावना काला सच? धर्मस्थला में खुदाई जारी है, लेकिन अब सिर्फ मिट्टी नहीं यहां से उखड़ रही, अब उस धरती पर का भरोसा भी दरक रहा है और हर कंकाल एक सवाल पूछ रहा है, क्या सच कभी जिंदा होकर लौटेगा? इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।